नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि वो फकीर को राजा बना सकती है और राजा को फकीर। अभी बीते दिनों नगर निकाय के चुनाव हुए। इसमें 17 नगर निगमों में बीजेपी ने एकतरफा और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन इस जीत के जश्न के आगे एक सच्चाई ये भी है कि योगी सरकार के कई सारे मंत्री अपने ही घर में चुनाव हार गए हैं। नगर निगमों के बाद जो नगर पालिका और पंचायतें मंत्रियों के क्षेत्र में आती हैं, वहाँ बहुत सारे मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए बीजेपी का जो ये जश्न है वो थोड़ा फीका नज़र आया, या यूँ कहें कि वो अंदर खाने थोड़ा तकलीफ तो देता है, लेकिन जनमानस के बीच बीजेपी इसे ऐतिहासिक और प्रचंड जीत बता रही है। जिन मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी हारी है वो सामना नहीं कर पा रहे हैं अपने नेताओं का। बीजेपी आज की तारीख में देश की, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, वो सरकार में है, उनके बहुत सारे मंत्री हैं और मंत्रियों के क्षेत्र में अगर नगर पालिका के चुनाव पार्टी हार गई तो स्वाभाविक है कि उनकी भी जिम्मेदारी और उनके मंत्री पद पर भी इससे आंच आएगी। हम अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले आप चलेंगे आंवला में पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। वहाँ पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने हरा दिया है। रायबरेली नगर पालिका में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का जो प्रत्याशी था उसको कांग्रेस के शत्रुघ्न लाल ने हरा दिया। रायबरेली में अभी भी कांग्रेस की जान बाकी है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के जिले संभल में बीजेपी नगर पालिका की दोनों सीटों पर हार गई और हैरत की बात यह है कि यहाँ पर उसको MIM के प्रत्याशी ने चुनाव हराया है। इसी तरह समाज कल्याण के मंत्री असीम अरुण के क्षेत्र कन्नौज में भी बीजेपी हार गई है। मंत्री जितिन प्रसाद जहां से आते हैं वहां तिलहर नगर पालिका है, वहां पर बीजेपी को सपा ने हरा दिया है। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इलाका है, वहां बीजेपी तो तीसरे नंबर पर चली गई, दूसरे नंबर पर भी नहीं रह पाई। निरहुआ बड़े जोर शोर से जीते थे, बड़ी कस्मी वादे, फिल्मी डायलॉग आजमगढ़ में, लेकिन वहां पर बीजेपी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। कई विधायक, पूर्व सांसद भी ये नगर पालिका का मोह नहीं त्याग पाए, वो चुनाव लड़े थे। सीतापुर में पहले बसपा से सांसद रही है कैसर जहां, वो नगर पालिका के अध्यक्षी का चुनाव लड़ी थी लहरपुर से, समाजवादी पार्टी से, वो चुनाव हार गई। उनके पति MLC हैं समाजवादी पार्टी से, जासमीर अंसारी। तो जासमीर अंसारी की पत्नी पहले सांसद थी, अब वो उतर के नीचे आ गई कि नगर पालिका का चुनाव लड़ने, और वहाँ भी सपा के टिकट पर वो चुनाव हार गई हैं। दूसरी एक और बात, रॉबर्ट्सगंज में जो नगर पालिका है सोनभद्र में, वहाँ पर पूर्व विधायक रही रूबी प्रसाद ने चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर, वो चुनाव जीत गई। विधायक और सांसद नगर पालिका का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप देखिए, एक और खास नाम हम आपको बताते हैं कि CM के OSD रहे अभिषेक कौशिक, उनकी पत्नी अनुकृति चौधरी भी बिजनौर से चुनाव जीती हैं। ये इम्पोर्टेंट नाम इसलिए है कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बोला जाता है, कि नगरों की जो सरकार है, यहाँ पर भी बड़े बड़े नेता दांव लगाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों की चर्चा नहीं होती, लेकिन आप देखिए PWD मंत्री हैं, पशुधन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तमाम और मंत्री हैं जिनके यहाँ पार्टी चुनाव हार गई। तो जो अपनी जीत पर इतरा रहे थे, उनके मंत्रियों के दिल से पूछिए कि उनको अंदर खाने कितनी चोट लगी है, कितनी डांट पड़ी है और उनका मनोबल किस तरह का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी और वो चली, तब लोगों ने कहा कि सरकार में नेताओं की नहीं, मंत्रियों की नहीं, अफसरों की ज़्यादा चलती है। अफसर मनमानी करते हैं
और उसकी वजह से कार्यकर्ता और नेता परेशान हैं। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। उन मनमानियों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। आज हम आपको एक ऐसा मामला बताएंगे जिसमें एक अफसर की मनमानी पिछले कार्यकाल की वो अब खुली है। बात 1989 बैच के आईएएस अफसर अमित मोहन प्रसाद की। अब वो एसीएस हो चुके हैं, लेकिन वो लोकायुक्त की एक जांच में फंस गए हैं। अमित मोहन प्रसाद करीब 4 साल तक उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया रहे, प्रमुख सचिव रहे, और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी चहेती कंपनियों को ठेका देने के लिए तमाम नियम कानून को दरकिनार कर दिया। अमित मोहन अपने साथ 5 और अफसरों को ले डूबे हैं, वो अकेले नहीं हैं। अब लोकायुक्त के पास इन बातों के पुख्ता साक्ष्य होने के बाद उन्होंने इन अफसरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामला क्या है? मामला यह है कि जो शिकायत करता है महेश श्रीवास्तव, वो स्वास्थ्य विभाग में फायर फाइटिंग से संबंधित, अग्निशमन से संबंधित कार्य करते हैं। अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव थे। सीएचसी है, पीएचसी है, जिला अस्पताल है, इनके यहाँ पर निर्माण के लिए, आग से बचाव के लिए तमाम सारे काम होते हैं। हजारों करोड़ का बजट आता है। अमित मोहन प्रसाद ने इस बजट को तमाम सारी संस्थाओं को, पैकफेड को, सीएनडीएस को, यूपीपीसीएल को, यूपी सिडको को, उनको वो काम आवंटित करते हैं। यहाँ पर महेश श्रीवास्तव की संस्था काम करती है, यानी कि टेंडर डालती है। बताया जाता है कि सीएचसी, पीएचसी और अस्पतालों में जो अग्निशमन व्यवस्था के कार्य होने थे, उसमें पैकफेड एक ऐसी संस्था है जिसको काम दिया गया था। उसके पास इलेक्ट्रिक विभाग में कोई चीफ इंजीनियर ही नहीं था। उसके बावजूद उस विभाग को संबंधित टेंडर कराने की अनुमति दी गई और विद्युत संबंधी कार्य कराए गए। ये सब अमित मोहन ने अपनी चहेती कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया। आरोप यह भी है कि अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ ऑप्टिकल, सरस्वती इंटरनेशनल और कंसर्न मेडिकल नाम की जो कंपनियां हैं, इनको कई करोड़ के काम दिए। और इनमें से लखनऊ ऑप्टिकल जो कंपनी है, ये तो लखनऊ में चश्मे की दुकान चलाती है। इसके पास फायर फाइटिंग का कोई अनुभव नहीं था, अनुभवहीन थी, दक्ष नहीं थी। उसके बावजूद प्रमुख सचिव की मेहरबानी से कई 100 करोड़ के काम इन कंपनियों ने किए। गोंडा, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज, इन अस्पतालों में सेंट्रल गैस पाइपलाइन सिस्टम के काम करने का मामला था। वहाँ पर महेश श्रीवास्तव की कंपनी ने काम किया, लेकिन प्रमुख सचिव की नापसंद होने के चलते अमित मोहन प्रसाद ने इन कंपनियों का यहाँ पर भुगतान रोक दिया, और यहाँ तक कि वो बहुत सारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी करते थे। हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री से लेके चीफ जस्टिस तक इसकी शिकायत होती रही, लेकिन अमित मोहन का कोई बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे में महेश श्रीवास्तव ने लोकायुक्त का सहारा लिया। लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच में साक्ष्यों के आधार पर अमित मोहन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस मामले में अमित मोहन अकेले नहीं डूबे, उन्होंने 4-5 को और घसीट लिया। हालांकि वो शीर्ष अफसर थे, वो निर्णय सारे खुद करते थे, लेकिन अपने सचिव और तत्कालीन जो यहाँ पर अधिकारी रहे शासन में, उसमें प्राणेश चंद्र शुक्ला, चंदन रावत, इन सबको भी फंसना पड़ा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय में अपर निदेशक डीके सिंह भी इस जांच के दायरे में हैं। अमित मोहन प्रसाद बहुत लंबे समय तक इन विभागों में रहे। मनमानी अफसरों की ये एक सिर्फ खुलासा है, ऐसे तमाम सारे मामले हैं, लेकिन महेश चंद्र श्रीवास्तव जैसे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आज ये बात और महत्व हो रखती है कि जब सरकार में निचले स्तर पर कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है, तो उसके लिए यही प्रमुख सचिव, यही अमित मोहन प्रसाद फाइलों पर लिखते हैं कि इनके खिलाफ तमाम आरोप हैं, इनके खिलाफ जांच चल रही है, इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर ना रखा जाए। आज ऐसे में वो एसीएस बने बैठे हैं एमएसएमई विभाग के, और उनके खिलाफ खुद जांच शुरू हो गई है। अब उनके मामले में क्या सरकार वो फार्मूला लागू करेगी जो वो दूसरों पर अब तक लागू करते रहे हैं, देखना ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष अफसरों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के और कर्मचारियों के लिए क्या नियम कानून अलग अलग हैं, ये भी बहुत महत्व रखता है। ब्यूरोक्रेसी इतनी स्वेच्छाचारी ना हो, इतने भ्रष्टाचारी ना हो
कि वो बेलगाम हो जाए, वो किसी मंत्री किसी जनप्रतिनिधि की बात न सुने। ये उसका एक ताज़ा उदाहरण है और उन्हीं मनमानियों का नतीजा है कि आज पिछले सरकार के काल का लोकायुक्त ने संज्ञान लिया है और अमित मोहन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। वैसे पिक एंड चूज हर आदमी के जीवन से जुड़ा है, क्योंकि हम जब कोई बाहर सामान लेने जाते हैं तो देखते हैं कि कौन अच्छा है, ये ठीक नहीं है, जो पसंद आता है वो लेते हैं। सरकारों में भी काम करने का ढर्रा कुछ ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी में भी पिक एंड चूज का बड़ा खेल चलता है। सरकारें हमेशा अपने पसंद के अफसरों को महत्वपूर्ण पद देती हैं, ये नहीं देखती कि वो जूनियर हैं कि सीनियर हैं, उससे ब्यूरोक्रेसी में क्या संदेश जाएगा, कौन नाराज़ होगा, ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि बहुमत की सरकारें हैं, 5 साल का मैंडेट है। आज हम आपको ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ही पिक एंड चूज की ओर लेकर चलेंगे, जो दर्शाता है कि जो अभी जिस पद का पात्र नहीं है उसने अभी से वहाँ पर रुमाल रख दी है कि हम यहीं पर बैठेंगे। आईएएस अफसरों को प्रभारी बनाकर पदों पर बैठाने का यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक नया चलन शुरू हुआ है। योगी सरकार द्वारा पिछले दिनों 8 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। वहाँ पर एक बार फिर से एक मंडल में प्रभारी कमिश्नर की तैनाती की गई है। सहारनपुर के डीएम रहे अखिलेश सिंह को बस्ती मंडल का प्रभारी कमिश्नर बनाया गया है। अखिलेश सिंह 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं, स्टेट कैडर से गए हैं, जिस जिले में जाते हैं लंबे लंबे समय तक वो रहते हैं, उनकी छवि अच्छी है, लेकिन अभी वो सेक्रेटरी रैंक में नहीं आए हैं। उससे पहले उनके लिए मंडल आयुक्त की कुर्सी आरक्षित कर दी गई है। आपको याद होगा कि जो अफसर विशेष सचिव रैंक में है उसको सेक्रेटरी नहीं बनाया जा सकता, उस पद पर नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कोई सचिव रैंक के अफसरों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे सचिव मारे फिर रहे हैं, फाइल ढो रहे हैं, सचिवालय में एक कमरे में बैठे हैं, वो अपने दिन बहुरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इधर विशेष सचिव रहते सचिव के पद पर जाकर बैठ जाना अपने आप में बड़ा अचरज है, हैरत में डालता है और दिखाता है कि सरकार पिक भी करती है और चूज भी करती है, यानी कि उसकी पसंद और नापसंद बड़ी मायने रखती है। आपको एक और छोटा सा उदाहरण देंगे कि 2008 बैच की आईएएस अफसर हैं सौम्या अग्रवाल। अभी वो जनवरी में अभी विशेष सचिव रैंक में हैं, अभी डीएम स्तर पर हैं, लेकिन वो बरेली मंडल की प्रभारी कमिश्नर बनाई गई हैं। ये एक नया चलन और सिलसिला शुरू हुआ है। अब जनवरी का इंतज़ार कौन करे? सरकार में भी वैसे लोग बैठे हैं जिनको जो पसंद आता है उसको वो पद इनाम में दे देते हैं। खैर, पिक एंड चूज से थोड़ा और आगे बढ़ें तो 2 तबादलों पर और चर्चा होनी चाहिए। पहली सुभाष चंद्र शर्मा और दूसरी सुधीर एम बोबड़े, इन दोनों को भी पदों से हटा दिया गया। 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं सुभाष चंद्र शर्मा। वो उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे। अभी 20 दिन पहले उनके पास व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मिशन भी था, वो हटाकर एमके सुंदरम को दे दिया गया, यानी कि उनका आधा हाथ पैर 20 दिन पहले काट दिया गया था। अभी सरकार ने उनसे तकनीकी शिक्षा विभाग भी छीन लिया। ऐसा क्यों हुआ? ये लोग इस पर कयास लगा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सुभाष चंद्र शर्मा को लेकर तकनीकी शिक्षा में कुछ बवाल चल रहे थे, एकेटीयू में बीसी को लेकर और वहाँ पर जांच पड़ताल को लेकर। इन सब चीज़ों से शायद सरकार खुश नहीं थी। एके शर्मा सीधे माने अफसर माने जाते हैं, ज़्यादा इधर उधर घूमते नहीं, तो शायद वो इच्छा अनुरूप रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, तो उनको अपसेंट कर दिया, वेटिंग में डाल दिया कि जब आधा तो पहले विभाग ले लिया था, आधा बचा था, ये भी ठीक नहीं मामला जा रहा है तो यहाँ से हट जाओ। उसके बाद आ गए सुधीर बोबड़े। सुधीर बोबड़े बड़े लंबे समय से राजस्व परिषद में तैनात थे। 1990 बैच का यह आईएएस अफसर एक बार फिर से महत्वहीन पद पर भेजा गया। काफ़ी सालों बाद वो राजस्व परिषद से निकले, शासन में आए, प्रमुख सचिव शिक्षा बनाए गए थे। 7-8 महीना गुजरा, अब उनको राजभवन में राज्यपाल का प्रमुख सचिव बनाकर भेज दिया गया।
लोग मानते हैं कि राजभवन में प्रमुख सचिव के पद में कुछ है नहीं, कोई मज़ा, वहाँ सज़ा के तौर पर लोगों को भेजा जाता है। अब सुधीर बोबड़े ने ऐसा क्या कारनामा किया? वो उच्च शिक्षा से जुड़े रहे, उच्च शिक्षा के ज़्यादातर मामले वैसे भी राजभवन से गवर्न होते हैं, लेकिन अब प्रमुख सचिव थे तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। इन दोनों अफसरों को हटाने के पीछे ये साफ है कि सरकार के मन मुताबिक ये काम नहीं कर रहे थे, सरकार इनसे नाराज़ थी। नाराज़गी के पीछे क्या क्या कारण है, कुछ हमने बताए, कुछ आपको खुद पता चल जाएंगे। पावर सेंटर में अब बात अफसरों की वसूली की, लोगों को बेवजह जेल में डालने की, और पूरे देश के सबसे चर्चित मैटर की। वो मैटर है फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में डालने का मामला। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो पैसा ही आदमी का दुश्मन बन जाता है। शाहरुख खान का नेम, फेम, पैसा शायद उनके बेटे का दुश्मन बन गया। जब एनसीबी ने उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब ये बात सामने आई है कि इसमें 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जो समीर वानखेड़े थे IRS अफसर उनके द्वारा, और उसमें 50 लाख रुपया पेशगी के तौर पर मुंबई एनसीबी के अफसरों ने खा भी लिए थे। ये जो अफसर थे उस समय वहाँ पर समीर वानखेड़े क्षेत्रीय प्रमुख थे। उनके खिलाफ अब सीबीआई ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें जबरन वसूली करना, रिश्वतखोरी करने, इन सब चीज़ों के केस दर्ज हैं। मुंबई में थे भाई, बड़े आदमी थे, बताते हैं कि वेतन पे हैं, लेकिन वानखेड़े को महंगी महंगी घड़ियों का और विदेश यात्राओं का बड़ा शौक है। वानखेड़े के साथ ही इस खबर को लेने के पीछे जो मकसद है, उसमें उत्तर प्रदेश के एक IPS अफसर हैं जो उन समय एनसीबी के उप महानिदेशक थे, अशोक मुथा जैन। उनका नाम फिर चर्चा में आ गया है। अशोक मुथा जैन इस समय योगी सरकार में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर हैं। उनके जलवे हैं, वो सीधे स्काई लैब से आए थे और आते ही उन्होंने कमिश्नरी जाकर कब्जा कर ली और बनारस में बैठ गए। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि वो सीधे ऊपर से उनका पावर हाउस से कनेक्शन है। अब आपको बताते हैं कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई में एक क्रूज पर ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय आर्यन खान और उनके पिता शाहरुख खान लगातार ये कहते रहे कि वो निर्दोष हैं, उनके पास ड्रग्स नहीं है, उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। लेकिन जांच के नाम पर एनसीबी ने और तमाम सारे उन पर धाराएं लगाई, उनको कई दिनों तक जेल में बंद रखा। एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, करोड़ों की बात चलती रही, तमाम दलाल बीच में रहे, लेकिन शाहरुख खान का बेटा अपने बाप के नेम और फेम की कीमत चुकाता रहा, उनके पैसों की कीमत चुकाता रहा। आज ये बात साबित हो गई कि एनसीबी की जो SIT गठित हुई थी उसने शाहरुख खान के बेटे को क्लीन चिट दे दी। और जब सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और 29 ठिकानों पर देश के कई राज्यों में, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, उसमें छापेमारी की, तब जाकर ये सारा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने आ रहा है। एजेंसी के जो अफसर थे वो आर्यन खान को बचाने के लिए समीर वानखेड़े जैसे लोग 25 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे थे। समीर वानखेड़े को जब लगा कि अब उसके ऊपर सीबीआई हाथ डाल देगी, उसे जेल जाना है क्योंकि वो मुंबई से हटाया जा चुका है, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके सारा व्हाट्सएप चैट खोल दिया, अपने पूरे विभाग को नंगा कर दिया, जिसमें अशोक मुथा जैन भी आ गए। मुथा जैन चूँकि समीर वानखेड़े के बॉस थे, उनका दबाव था कि आर्यन खान को हर हाल में रिमांड पर लिया जाए, उसको बचना नहीं चाहिए। वो बार बार फ़ोन कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में समीर वानखेड़े ने पेश किया है। अब मुथा जैन भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं, वो आसानी से अब बच नहीं पाएंगे। शाहरुख खान के बेटे को फंसाने के मामले में ये पूरा पर्दाफाश हो चुका है और एक तरह से कहा जाए कि वानखेड़े ने सारे आरोप अशोक मुथा जैन पर ढकेल दिया है कि उनके दबाव में आर्यन खान को
मुकदमे में फंसाया गया, उनकी रिमांड ली गई, उनको जेल भेजा गया। अब आप हैरान होते रहिए कि जो आदमी वहाँ से दागी बनकर आया, यहाँ उसको फूलों की कुर्सी दे दी गई, सोने की कुर्सी पे तख्त में थाल में सजाकर परोस दी गई, आओ ताज पे बैठो साहब। एडीजी बनकर, वो कमिश्नर बनकर बनारस में अशोक मुथाजैन बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खुले आरोपों के बावजूद अशोक मुथाजैन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन समीन वानखेड़े और अशोक मुथाजैन जैसे अफसर इस बात को जान लें कि वक्त हमेशा दुनिया में एक जैसा किसी का नहीं रहता है। जिन सरकारों के इशारे पर उन्होंने शाहरुख खान के बेटे और तमाम सारे लोगों को फंसाया और करोड़ों की वसूली की कोशिश में लगे थे, आज उसी सरकार में जिस आका के बल पर वो फूले नहीं समाते थे, ऐसा क्या बिगड़ गया कि उसी ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर दी, मुकदमा लिखवा दिया, अब जेल जाने की नौबत है। तो दिन बदला, अगर कोई दूसरी सरकार आती वो तो फंसना ही था, जाना ही था, लेकिन इसी सरकार में फंस जाओगे ये उन्होंने नहीं सोचा रहा होगा। सारे हथकंडे अपनाकर भी आज तलवार लटक रही है जेल जाने की। वानखेड़े तो जाएंगे, लेकिन अशोक मुथाजैन भी नहीं बचेंगे। आप चाहे जितनी देर तक उनको कुर्सी पर बैठाए रखिए। आज जो लोग ताकत में हैं वो कभी इस बात को ना भूलें कि वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा। कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जिस माचिस से लोगों के घरों में आप आग लगा रहे हैं, वही माचिस की तीली आपके घर को जलाकर भी सुहा कर सकती है। पावर सेंटर में आज इतना ही, लेकिन ऐसे अफसरों पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा। जालिम कहा गया न सितमगर कहा गया, कातिल के डर से कुछ भी न खुलकर कहा गया। अभी माचिस है तेरे हाथ में, तू चाहे जितने घर जला, पर हवा के मिजाज से खौफ खा, कहीं ये तेरा घर भी ना जला दे। नमस्कार।